ये वीडियो में टोटल 15 ऐसे पॉइंट्स है जिनको देखने के बाद तुम्हारा नीट 2025 के फिजिक्स के रिलेटेड जितने भी डाउट्स है, नॉट 2025 नीट एस्पायरेंट के फिजिक्स को लेके जितने भी डाउट्स है, मैं एक एक पॉइंट करके टोटल 15 पॉइंट्स में ये सब चीजें बताने वाली हूँ। वीडियो का लेंथ देख के डोंट मेक दिस मिस्टेक टू स्किप दिस वीडियो बिकॉज इट्स द सोल्यूशन ऑफ मोर देन 15 टॉपिक्स। मतलब 15 टॉपिक्स पे जितना तुम्हारा डाउट्स है उन सबसे भी ज्यादा मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एक एक पॉइंट में मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे चीज बताऊंगी एंड मैं ही गारंटी लेती हूँ कि वीडियो का एक भी मिनट तुम्हारा वेस्ट नहीं जाएगा। बस आई जस्ट वांट टू गिव यू अ टास्क, एटलीस्ट इफ द वीडियो हेल्प यू देन मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड एटलीस्ट एक हार्ड कमेंट कर देना। और वीडियो में अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा बस टाइम वेस्ट है तो वो भी कमेंट करके लिख देना, लोगों को पता लगेगा कि हाँ ये वीडियो खराब है, तो लोग वीडियो बिना देखे ही छोड़ जाएंगे। लेकिन अगर हेल्प हुआ तो मेक श्योर वो भी कर दो। तो ये वीडियो में टोटल 15 पॉइंट्स होने वाले हैं एंड डोंट मेक दिस मिस्टेक कि मैं ये वीडियो में ये बताने वाली हूँ हाउ टू मास्टर फिजिक्स। नो, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू हाउ टू मास्टर नीट फिजिक्स। नीट फिजिक्स को कैसे डील करना है, बिकॉज फिजिक्स को सोचना, समझना, सीखना वो अलग कॉन्सेप्ट है एंड फिजिक्स को नीट में करने लायक बनाना वो अलग कॉन्सेप्ट है। मेरा नीट 2024 में मार्क्स आया था फिजिक्स में 80, नीट 2025 में आया है 153, जिनमें से एक तुम्हारा वो कंट्रोवर्शियल वाला क्वेश्चन अगर सही हो जाता है तो इट्स 158। वो तो अब हुआ नहीं, हमारा नसीब ही खराब है, पुराना एनसीईआरटी से पढ़ के गए थे तो वो गलत हुआ, तो वो अलग बात है। लेकिन क्या मुझे नीट 2024 में फिजिक्स नहीं आता था? नहीं आता था, बट नीट में करने लायक नहीं आता था। What's the difference? The difference is नीट में you have to solve each and every question within 45 सेकेंड। मतलब एवरेज लेके चलो, अगर तुम बायो से थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ला पाओ तो एटलीस्ट 1 मिनट तुमको मिलेगा विद ओएमआर फिलिंग। जैसे जैसे तुमको 1 मिनट मिलेगा तो 1 मिनट में फिजिक्स के एक क्वेश्चन को सोच के, उसे पढ़ के, समझ के, फॉर्मूला याद करके, उसका कैलकुलेशन करके लगाने में तुमको कितना ज्यादा टाइम लगता है। सुनने में ही डरावना लग रहा है अगर तुमने वो चीज स्टार्टिंग से मास्टर नहीं किए गए हो। लेकिन जो लोग पेपर बना रहे हैं उनको भी तो पता है कि स्टूडेंट को इतने कम टाइम में करना है, तो उनका पेपर का लेवल भी, पेपर का क्वेश्चन का पैटर्न भी उसी टाइप का होता है, सो दैट आवर ब्रेन कैन कवर दिस थिंग। तो कभी भी ये पूरे जर्नी के ड्यूरेशन में नीट से ज्यादा अपर लेवल का एक स्टेप छोड़ के बाकी ऊपर लेवल का चीजें करने में मत लग जाना, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। इफ योर प्राइम फोकस इज नीट देन नीट के फिजिक्स का लेवल जो है उसके अकॉर्डिंग ही तुमको प्रिपरेशन करना है। नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, यही मैंने जो बोला उसका कंटिन्यूएशन है। एंड देखना, मैं जो पॉइंट्स बताऊंगी ना वो एक के साथ एक बिल्कुल कनेक्टेड होगा। लाइक मैं ये जो बताऊंगी उसके साथ मैं ये बताऊंगी कि हाँ नेक्स्ट पॉइंट में इसे करना है। तो मेक श्योर टू गेट द क्लियर आइडिया, यू वॉच दिस फुल वीडियो। तुमको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, मैं ये गारंटी लेती हूँ। एंड तुम्हारा फिजिक्स का जितना भी कंफ्यूजन है सब कुछ क्लियर होगा, राइट? सो लेट्स मूव इन द वीडियो। मैंने पॉइंट्स ऑलरेडी लिख रखा है सो दैट आई डोंट मिस एनी पॉइंट एंड तुम्हारा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज नीट फिजिक्स इज नॉट टफ। फिजिक्स इज टफ बट नीट फिजिक्स इज नॉट टफ, बिकॉज हमारा ब्रेन जितना कवर करता है उतना ही क्वेश्चन में आएगा। तुमको हमेशा नीट के फिजिक्स का पैटर्न को फॉलो करना है। पैटर्न कहाँ से मिलेगा? नीट के पीवाईक्यू से मिलेगा। तुम जाके देखो, तुम अगर रोटेशन का क्वेश्चन कर रहे हो तो रोटेशन चैप्टर पढ़ रहे हो तो तुमको डिफिकल्ट लग रहा है, रोटेशन का तुम पीवाईक्यू करके देखो तुमको चैप्टर आसान लगेगा, क्योंकि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आता ही नहीं है। एक क्वेश्चन आया था शायद लास्ट ईयर, एंगुलर मोमेंटम का, तुमको डायरेक्शन पूछा था, इट्स अबाउट द प्लेन परपेंडिकुलर द प्लेन। ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है? इफ यू आर डूइंग अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, स्ट्रगलिंग इन कैलकुलेशन, वो तुम्हारा गलती है, तुम उसे टफ बना रहे हो खुद ब खुद, क्योंकि वो नीट का लेवल का क्वेश्चन है ही नहीं। एंड नीट के एक स्टेप तुमको ऊपर जाके देखना है कैसा क्वेश्चन आता है, देन डू गो एंड चेक जे पीवाईक्यू। जे के 5 साल के पीवाईक्यू जो एनटीए करवाता है वो तुम देख लो, उनके कैलकुलेशन पार्ट को छोड़ दो, जो कॉन्सेप्ट वो लोग पूछ रहे हैं थोड़ा सा टफ बिट लेवल के है वो तुम देख लो। हो गया फर्स्ट पॉइंट। दिमाग में हो गया ना कि नीट फिजिक्स इज नॉट टफ, देन यू कैन गो टू द सेकंड पॉइंट। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? तुमको बेसिक चीजों को स्टार्टिंग से ध्यान देना है। पहली बात तो बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स हर एक फिजिक्स के हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा जो कि न्यूमेरिकल है, तो बेसिक मैथ्स पहली बात। दूसरी बात जो काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स तुमको कहाँ यूज होगा? पूरा फिजिक्स में जितना भी थोड़ा बहुत, मतलब ग्रेविटेशन में वेलोसिटी यूज कर लिया, तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज होगा, कहीं पे भी थोड़ा बहुत मूवमेंट का बॉडी का यूज हुआ ना, मतलब काइनेमेटिक्स के इक्वेशन का, तो काइनेमेटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनएलएम का क्वेश्चन तुमको यूज होगा 12 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो गया तुम्हारा
एनएलएम में जो बेसिक चीजें है ना वो पूरा फिजिक्स में कंटिन्यू होगा। एनएलएम नहीं समझे तो डब्ल्यू वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो सब में तुमको दिक्कत आएगा, फ्लूइड सॉलिड इन सब में तुमको दिक्कत आएगा जब तुमने एनएलएम ढंग से नहीं पढ़ा। तो एनएलएम तुम ढंग से पढ़ो। एंड उसके बाद आगे डब्ल्यू वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर तुम्हारा जो ये है ना पोटेंशियल, क्लास 12 का पोटेंशियल का पूरा बेसिक जो है वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड है। तो तुम अगर यहाँ वर्क एनर्जी पावर नहीं समझ के जाओगे तो वहां पे तुमको डिफिकल्ट होगा। एंड दूसरा आता है ग्रेविटेशन, वो तो पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, वो दोनों इक्विवेलेंट है। तुमने अगर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो दूसरे का तुमको नोट्स देख के भी समझ में आ जाएगा। ये दो चैप्टर इतने आसान है। तो इस तरह से तुमको बेसिक्स को स्टार्टिंग से ही ध्यान देना है। बाद में जाके ये बोल के फायदा नहीं है कि समझ में नहीं आया। समझने का पार्ट बेसिक पे एंड लर्न करने का पार्ट 12 में। 12 से ज्यादा क्वेश्चन आता है मैं मानती हूँ, लेकिन 11 का बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो 12 का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट, फोकस ऑन एनसीईआरटी लेवल। एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स है, चाहे वो तुम टीचर से ही कर रहे हो, लेकिन उन टॉपिक्स को ध्यान दो कि एनसीईआरटी में कौन कौन से टॉपिक्स है। एनसीईआरटी के हर एक ग्राफ, न्यूमेरिकल, उनके इंडेक्स क्वेश्चन एंड बैक एक्सरसाइज के भी सिंपल वाले क्वेश्चन उनको ध्यान दो, वहां से पीवाईक्यू उठ के आता है। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसपे ऑलरेडी मैंने दिखा रखा है कि 24 आउट ऑफ 50 नीट 2024 फिजिक्स पेपर वाज थियोरेटिकल क्या था, रेशियो था, तुम्हारा ग्राफ था, डायग्राम था, फिगर बेस था, वो सब कहाँ से आता है, डायरेक्टली एनसीईआरटी से। एंड ऑलरेडी मैंने एक सीरीज, पूरा वीडियो का एक मैंने सीरीज बना रखा है, जिसमें मुझे यही खराब लगता है कि मैंने इतना बहुत करके रखा है लेकिन लोगों को शायद दिख नहीं रहा है या फिर लोग देखना नहीं चाहते। एक बार चैनल को देख के तुम लोग वही डाउट्स पूछते हो जो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, एक बार जाके देखो। मैंने ऑलमोस्ट लेस देन 1 मतलब 2 आवर से भी कम टाइम में पूरे फिजिक्स का, बस मेरे 12 का फर्स्ट पार्ट बचा हुआ है शायद, पूरे फिजिक्स का एनसीईआरटी का जितना भी डायग्राम्स हैं मैंने उनको एक्सप्लेन कर रखा है। तो एक बार तुम प्लीज मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन को तुम जाके देख लो। एंड हो सकता है तो मैं वीडियो के नीचे भी तुम लोगों को पिन कमेंट में डाल दूंगी, तो मेक श्योर तुम एक बार उसे देख लो। एंड एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा मायने दो। टीचर से नोट से कर रहे हो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी को एक बार देखना वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो तुम्हारा कोर सिलेबस है। हो गया। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट, एनालाइज द पीवाईक्यू। पीवाईक्यू सॉल्व करना अलग बात है, एनालाइज करना कि इस टॉपिक से, इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसे एनालाइज करो। देखो कहाँ से तुम्हारा किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। आजकल रोटेशन इजी हो गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह से ज्यादा क्वेश्चन पहले भी आता था, अभी थोड़ा सा टफ आ गया है। एंड तुम्हारा जो 12 का फर्स्ट पार्ट है वहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बहुत आता है। 11 के चीजों में हम इतना ज्यादा टाइम देते हैं लेकिन 12 के चीजों को हम इग्नोर करते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन वहां से आता है। तो एनालाइज करो एक पेपर को कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन, कहाँ से कम क्वेश्चन। एंड हाई वेटेज टॉपिक तो तुम लोगों को पता ही है ना, मॉडर्न फिजिक्स हाई वेटेज है। 12 का जो पूरा सेक्शन है ना वो बिल्कुल हाई वेटेज है। एंड तुम अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं समझोगे तो पोटेंशियल में डिफिकल्टी होगी। तो इस तरह से वो चीजें कोरिलेटेड होता है, तो मेक श्योर तुम उनको ध्यान दो एंड हाई वेटेज टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करो। एंड लो वेटेज वाले भी क्या, 11 वाले कॉन्सेप्ट के लिए जो उनको भी पढ़ना है तो तुम उन पे ध्यान दो एंड पीवाईक्यू को एनालाइज करो, बोथ नीट एंड जे। नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ पॉइंट। Fifth point can be little controversial, but I can take it with full confidence because ये गलती मैंने कर रखा है। वीडियो लेक्चर देखना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, इट्स 33%, मतलब 1/3। उसके बाद एक फॉर्मूला को समझना, एनालाइज करना एंड उसके पीवाई क्वेश्चन सॉल्व करना, वो 2/3 हो गया। एंड लास्ट का जो थर्ड सेक्शन बचा ना, इट इज ऑल अबाउट रिविजन 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 एंड रिविजन। रिविजन नहीं करोगे तो फॉर्मूलाज भूल जाओगे। ये कोई भी बड़ी बात नहीं है, भूलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बार बार रिवाइज करके लर्न करने की ट्राई ना करना वो गलत बात है। भूलना कोई गलत बात नहीं है, तुम भूलोगे यार, ये पढ़ने के बाद दूसरा कुछ पढ़ोगे। तो मेक श्योर तुम्हारा सिलेबस अगर 90% ही कवर हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन 90% को विद 100% रिविजन तुम कंप्लीट करो। 100% रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में सिर्फ अपना ब्रेन को लेके जाओगे एंड रिविजन इज द ओनली वे टू कीप अ थिंग परमानेंटली ऑन योर ब्रेन। तो रिवीजन पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। फिजिक्स थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है तुम्हारे लिए, अगर तुमको थोड़ा बहुत कम कंसेप्ट समझ में आता है, कॉन्सेप्ट वालों को तो हो जाता है, कंसेप्ट अगर कम समझ आता है तो फिजिक्स को रिवीजन में ज्यादा टाइम दो। नाउ लेट्स कम टू द 6th पॉइंट। 6th पॉइंट इज ऑल अबाउट, यही जो 5th पॉइंट है उसका फॉलोअप है। बेसिक फॉर्मूलेज को एक जगह लिख के रखो एंड उनका एप्लीकेशन विद एक्सेप्शन। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा लेकिन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। मतलब कौन सा कंडीशन कहाँ अप्लाई होता है मैं तुमको एग्जैक्टली अभी मतलब
विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बताने जाओ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं पूरा मतलब समझ रहे हो ना, तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, तुम मेरी बात समझ जाओगे। हर एक फॉर्मूला, उसके एप्लीकेशन और उसके एक्सेप्शन, ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। जो शॉर्ट ट्रिक्स तुम यूज करते हो, शॉर्ट ट्रिक्स का हमेशा एक ही मतलब साइड इफेक्ट होता है कि वो एक्सेप्शनली कहीं भी यूज नहीं होता। तो वो चीज ध्यान रखो, उसे साइड में लिखते जाओ। एमआर स्टार भी अगर फॉलो करते हो तो उसे लिखो कि हाँ ये यहाँ अप्लाई होगा, अगर ये ऐसा हुआ तो ये अप्लाई नहीं होगा, उनको ध्यान दो। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज एनसीईआरटी के समरी। एनसीईआरटी के समरी एंड शॉर्ट नोट्स एंड फिजिक्स वाला के जो है तुम्हारा माइंड मैप सीरीज, वो भी तुम बहुत ज्यादा ध्यान दे सकते हो फॉर रिवीजन। इस तरह से छोटे छोटे वीडियो लेक्चर से जब तुम एक चैप्टर को रिवाइज करते हो तो तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा रिड्यूस होता है रिवीजन का, बिकॉज रिवीजन थोड़ा सा बोरिंग प्रोसेस है। तो वीडियो लेक्चर्स को तुम यूज कर सकते हो, जैसे कि बाकी चैनल्स का भी आता है, लाइक एक चैप्टर को 20 मिनट्स में 30 मिनट्स में पूरा फॉर्मूलाज को रिवाइज कर दिया। मैं तो बेसिकली माइंड मैप सीरीज को यूज करती थी, क्योंकि वहाँ पे ज्यादातर टीचर वही होते हैं जिनसे मैंने पढ़ रखा है। तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी के लिए माइंड मैप सीरीज को मोस्टली यूज करती थी। वहाँ पे माइंड मैप सीरीज पे एंड मोस्टली फॉर्मूलाज ही है, तो फॉर्मूला रिवीजन करने बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एंड फॉर शॉर्ट नोट्स आई हैव यूज्ड एमआर सर मेड इजी बुक्स, एंड उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। एंड इम्पोर्टेंटली एमआर सर नोट्स इज सफिशिएंट एंड नॉट हाउ टू मेक एमआर सर नोट्स, इन पे मैंने 3 वीडियो टोटल बनाया है, उसका एक प्लेलिस्ट है, तुम डिटेल में जाके वीडियो को देख लेना। 18 मिनट का मतलब 18 मिनट का एक वीडियो है, इट विल सेव योर 18 आवर्स, आई कैन गारंटी, बिकॉज लोगों ने बताया भी है कि हाँ ये गलती हम नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं। एंड मेरे जो एमआर सर के मेड इजी बुक में जो मैंने डिटेल में दिखाया है कि हाउ टू यूज दिस बुक एंड हाउ आई यूज दिस बुक, उसमें पर्सनली आके एमआर सर ने कमेंट किया, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा उस बात से। नाउ लेट्स कम टू द 8 पॉइंट। 8 पॉइंट इज यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा सब्जेक्ट टॉपिक आगे बढ़ेगा इन सब चीजों पे ध्यान देने में तुमको टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन ये तुमको कहाँ गलती करेगा पता है? गलती कहाँ कराएगा? पूरा तुम क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे ना, एंड में आगे जो यूनिट में तुम फंसोगे, अगर तुमने क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया कि कौन से यूनिट में पूछा है, वहां तुम बिल्कुल ही फंस जाओगे। एंड ये तुम्हारा स्पीड भी एग्जाम के हड़बड़ाहट में ना एंड में पूरा कैलकुलेशन सॉल्व करके आओगे, अरे यूनिट चेंज करना था, यूनिट ग्राम में कैसे ले, अरे ग्राम केजी पर मीटर क्यूब में ले या ग्राम पे डिस में ले, दिमाग खराब हो जाएगा। एंड कहाँ पे मेनली कंफ्यूजन है पता है? सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, मीटर क्यूब, डेसीलीटर, मिलीमीटर, इन सब में ना एंड में आके बहुत हड़बड़ाहट होती है। तो ये अगर तुम अवॉइड करना चाहते हो तो कैलकुलेशन में जो यूनिट कन्वर्जन यूज होता है पूरे फिजिक्स में जितना आता है वो A4 शीट के पेपर में बड़ा बड़ा भी लिख दोगे तो एक ही शीट में आ जाएगा सब कुछ। तो उनको लिख के इधर ऐसे ऐसे चीजें रखे हैं ना, ऐसे चिपका लो यहाँ पे, तो वो काम देगा। एंड तुम्हारा फिजिक्स में कितना ही है यार यूनिट कन्वर्जन, लेकिन दिक्कत ये है कि ये सिली मिस्टेक करवाता है। तो ये अवॉइड करने के लिए यूनिट कन्वर्जन पे स्टार्टिंग से ध्यान दो। नाउ लेट्स कम टू द, सॉरी इतना ज्यादा गर्मी है ना, क्या बताऊं, मतलब मेरे हालत तुम देख सकते हो। बता ना कि आसाम के अलावा कहीं भी इतनी गर्मी पड़ी है क्या? जो हालत यहाँ पे है, फैन नहीं चला सकते वीडियो बनाने में, सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। सच बता रही हूँ, हालत खराब हो जाता है एक वीडियो बनाने में वीडियो के लिए टॉपिक सर्च करने में इतना दिक्कत नहीं होता जितना मतलब बनाने में, क्योंकि बनाने में फैन ऑफ करना होता है। नाउ लेट्स कम टू द 9 पॉइंट। 9 एंड 15 से लेके जितने भी पॉइंट्स है वो बिल्कुल ही एमसीक्यू प्रैक्टिस के रिगार्डिंग होने वाला है। सो मेक श्योर यू डोंट मिस एनी टॉपिक, एनी पॉइंट, बिकॉज एक के बाद एक पॉइंट कनेक्टेड होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि डेली तुमको कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड फिजिक्स के लिए एमसीक्यू बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना नीड है, डेली तुम प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हारे जो नोट्स है उस पर ही तुम्हारा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो गया है तो तुम नोट्स के क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर सकते हो, उसके साथ तुम पीवाईक्यू लगा लो। एंड जो एक तुम एनसीईआरटी बेस्ड तुम कुछ ऐसे एमसीक्यू बुक कर सकते हो डेली, मतलब मोर देन 50 क्वेश्चंस तो तुम फिजिक्स में लगा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदर देन नोट्स के अलावा भी तुमको 50 से ऐसा क्वेश्चन करना चाहिए। वो है तुम्हारा 9 पॉइंट। नाउ लेट्स कम टू 10 पॉइंट। तुमको ये जो क्वेश्चंस तुम करोगे ना उसे एनालाइज कैसे करोगे? तुम लोगों को लगता है तुम जो टेस्ट देते हो सिर्फ उन्हीं का एनालिसिस करना होता है, नहीं, जो तुम क्वेश्चंस करोगे ना उन सेट्स ऑफ क्वेश्चन को भी एनालाइज करना सीखो, उनके सोल्यूशन को प्रॉपर्ली देखो कि ये क्वेश्चन अगर तुमने गलत किया तो क्यों गलत किया, तुमको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता था, कॉन्सेप्ट तुम भूल गए, या तुम कॉन्सेप्ट को गलत अप्लाई किया, या तुम अप्लाई कर ही नहीं पाए। इन चारों कैटेगरीज में चीज़ों को
ऑर्गेनाइज करो एंड उसके बाद वो गलती सुधारो एंड अगली बार जब नया कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो टू अवॉइड दिस टाइम वेस्ट तुम पहले से उस पर ध्यान दोगे। हाँ, मुझे कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है लेकिन मैं अप्लाई कैसे करूँ वो समझ नहीं आता। तो हमेशा टीचर जब क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है तब वो ध्यान मत दो कि मुझे फटाफट लिखना है, तुमको नोट्स किसी को दिखाना नहीं है। कैसे सर सॉल्व करे, सर क्वेश्चन को पढ़ के किस तरह से डाटा एक्सट्रैक्ट करे कि हाँ ये पूछ रहा है, ये गिवन है, तो इससे इन टर्म्स को मिला के ये फॉर्मूला बना तो इससे तुम्हें अप्लाई करना है। किस तरह से स्टेप बाय स्टेप टीचर प्रोसेस करते हैं ना, उसे आँख फाड़ के देखते रहो। लिखते रहने में ज़्यादा ध्यान मत दो। तुमको नोट्स मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्मेट में, आजकल मिल ही जाता है, या फिर बाद में नोट्स बना लेना या पॉज करके नोट्स बना लेना। बस ध्यान ये होना चाहिए कि हाँ थ्योरी लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, थ्योरी होता ही है हर कहीं जगह पे। कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करें वो जब तुम समझ जाओगे तो तुम्हारा खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द 10 पॉइंट। 10 पॉइंट में क्या है, जो तुमने पीवाईक्यू में टॉपिक किया है एंड यहाँ पे टॉपिक किया है, उन सबको एनालाइज करके एक कॉपी में तुम लिख सकते हो। मैंने मॉक टेस्ट के लिए एनालिसिस, मिस्टेक एनालिसिस कॉपी नहीं बनाया था, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं डेली सॉल्व करती थी उनको एक्सट्रैक्ट करके मैं कॉपी हमेशा बनाती थी। हमेशा इसलिए बनाती थी क्योंकि उसे मुझे वीकेंड में या फिर उस चैप्टर के टेस्ट देने से पहले यूज करना होता। टेस्ट से पहले मैं बिल्कुल ही एमसीक्यू लगाने पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। थ्योरीज को रिवाइज कर लिया, अपने मिस्टेक्स को मैंने एनालाइज कर लिया, तो इस तरह से मैं पार्ट टेस्ट के लिए प्रिपेयर करती थी। फॉर फुल टेस्ट में हमेशा क्वेश्चन पेपर में ही एनालिसिस करती थी। कैसे करती थी ये जानने के लिए मेरे चैनल का जो पहला वीडियो है, एकदम फर्स्ट वीडियो, उस वीडियो में जाके तुम देख सकते हो। मैंने डिटेल में अपना पूरा जो है पूरा क्वेश्चन का कॉपी दिखाया है, किस तरह से मैं अप्लाई करती थी। वो अभी नहीं है क्योंकि मैंने उसको रूम से हटा दिया है, वो मैं नहीं दिखा सकती अभी इस वीडियो में, तो उस वीडियो में जाके देख लेना। इसीलिए मैंने पुराने वीडियोस को लेके ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना रखे, 80+ वीडियोस मैंने विदिन 1 मंथ मैंने कंप्लीट किया है, बहुत सारे वीडियोस। आई डोंट केयर अबाउट व्यूज, आई डोंट केयर अबाउट सब्सक्राइबर्स, बिकॉज वीडियो का अगर नीड है, उस पर कमेंट्स आ रहा है कि ये वीडियो हमें चाहिए और उसके रिगार्डिंग बहुत कम वीडियोज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आई थिंक मुझे उस पर वीडियो बनाना चाहिए। 10 लोग देखे, 15 लोग देखे, एटलीस्ट उनका बेनिफिट अगर हो जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। नाउ लेट्स कम टू 12 पॉइंट। जैसे जैसे तुम क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तुम एक चीज पे हमेशा ध्यान देना, हमेशा टाइम मैनेज करने की कोशिश पहली क्वेश्चन सॉल्व से ही करना। टाइम मैनेज तुमको टेस्ट में जाके नहीं सीख सकते। तुम सीखना कब पड़ेगा, जब तुम इन 50-25 टेस्ट क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करोगे। उनको हमेशा एक सेट टाइम फ्रेम में दो कि हाँ पहले मैं 1 मिनट देता हूँ तो 25 मिनट में मुझे 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब जाके तुम्हारा पहले आधा क्वेश्चन सॉल्व होगा, फिर 20 सॉल्व होगा एंड एंड में 25 भी सॉल्व होगा। लेकिन टाइम मैनेजमेंट को तुम स्टार्टिंग से सीखो, ना कि ये टेस्ट के टाइम सीखने के लिए रखो, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम। तो तुम टेस्ट में टाइम नहीं मिला, क्वेश्चन पेपर छूट गया, मेरे से क्वेश्चन आता था लेकिन कर नहीं पाया, वो सब गलतियां अगर तुम दिसंबर जनवरी में पार्ट टेस्ट या फुल टेस्ट में जाके अवॉइड करना चाहते हो तो अभी से जो एमसीक्यू करते हो उनमें टाइम कम दिया करो। जैसे जैसे ब्रेन को ये कंस्ट्रिक्ट दोगे ना कि इतने कम टाइम में ये काम करना है, तो पहले वो नहीं कर पाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसको आदत लग जाएगी। जैसे कि एथलीट जो है स्टार्टिंग में एक सेट टाइम फ्रेम में बहुत कम टाइम दौड़ पाता है, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा दौड़ लेते हैं। तो माइंड को भी इस तरह से तुम एग्जॉस्ट करो, स्टार्टिंग में एग्जॉस्ट करो, बाद में वो उसके लिए अडेप्ट हो जाएगा। बिकॉज अडेप्ट नहीं होगे तो नीट में इतने कम टाइम में इतने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, राइट? एक टाइम पे करना ही है तो अभी से उसका प्रैक्टिस करो। नाउ लेट्स कम टू द 13 पॉइंट। ये जो तुम 50 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन के सेट्स तुम हमेशा उठाओगे, उस पर हो सकता है कुछ अननेसेसरी टफ क्वेश्चंस, अननेसेसरीली टफ कैलकुलेशन, वो सब हो, लेकिन हमेशा तुम्हें उन सबको देख के डिमोटिवेट नहीं होना एंड उन्हें बिल्कुल दिल पे हाथ रख के स्किप कर देना है। बिकॉज पहली बात तो इतना टफ क्वेश्चन नीट में आता नहीं है, दूसरी बात अगर इतना टफ क्वेश्चन आ गया जिसमें तुम्हें 5 मिनट लग रहा है अभी सॉल्व करने में, नीट में तुम काहे को जाके वो सॉल्व करोगे? वैसे भी सॉल्व होने वाला नहीं है, तो अभी टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। हो सकता है मतलब वो क्वेश्चन का कोई शॉर्ट ट्रिक हो जो कि तुमको नहीं पता हो एंड इस तरह का तुम्हें सोल्यूशन में दिख जाए कि सोल्यूशन में शॉर्ट ट्रिक में वो कम टाइम में हो गया, तो उसे डेफिनेटली तुम अडॉप्ट कर दो। लेकिन देख के क्वेश्चन पता चलता है ना कि ये नीट का लेवल का नहीं है, ऐसा क्वेश्चन टीचर ने क्लास पे बिल्कुल नहीं कराया है, तो वो क्वेश्चन को दिमाग में लाके तुमको बिल्कुल भी फायदा नहीं है। उन सब में उलझ के फिजिक्स को टफ मत समझो। जब तुम एक चीज को टफ मान लोगे तो उसे इजी करना डिफिकल्ट होता है। जब एक चीज को मान लो कि इजी है, अरे यार इजी है, कर लेंगे, हर कोई नीट एस्पायरेंट कर लेता है, हर कोई इंसान जो डॉक्टर बनता है वो नीट क्रैक करके जाता है तो फिजिक्स भी क्रैक कर लेता है, तो मेरे से क्यों नहीं होगा? तो ये एटीट्यूड हमेशा रखो कि हाँ मैं किसी से कम नहीं हूँ, मेरे से होगा।
टफ क्वेश्चन को देख के हिल मत जाना। ये क्वेश्चन नीट के लिए नहीं है तो छोड़ो। जैसे कि हमारे सर बोलते हैं कि अगर एक क्वेश्चन 3-4 लाइन में सॉल्व नहीं हो रहा तो वो नीट का क्वेश्चन नहीं है, उसे तुम्हें टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द 14 पॉइंट। जब तुम क्वेश्चंस करोगे, एनालाइज करोगे, मिस्टेक्स निकालोगे तो अपना एक पर्टिकुलर वीक एरिया आएगा, उस वीक एरिया को हमेशा हमेशा एनालाइज करो। एंड 15 पॉइंट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रॉन्ग एरियाज को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो एंड डोंट एवर बी ओवर कॉन्फिडेंट इन फिजिक्स। अभी से आता है ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, एंड में आके दिमाग से चीज़ें नहीं निकलेगा। अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, मेक अ परफेक्ट बैलेंस। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू अ लॉट। मुझे वीडियो बना के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं वीडियो के एंड में गारंटी से इन 15 पॉइंट्स को कंप्लीट करके ये बोल सकती हूँ तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं किया है, सच में नहीं किया। एक भी वीडियो में मैं ट्राई करती हूँ कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, जितना भी टॉपिक्स मैं कवर करूँ, बताऊँ, उन सब पे जो भी एटलीस्ट वीडियो को देखे उनको हेल्प हो, मैं वो समझ के वीडियो बनाती हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच, 2000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए हैं, एंड थैंक्स फॉर यू। एंड वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो डोंट वरी, बिल्कुल भी फिजिक्स टफ नहीं है। जो 15 पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको लिख लो, लिखा नहीं क्या अब तक तो एक बार, अरे क्या कर दिया है तुमने, वीडियो के स्टार्टिंग में बताना भूल गए तो करोगे नहीं क्या। 15 पॉइंट्स बताए हैं, उनको लिख लो, लिख के एक शीट पे लगा लो सामने, उसके बाद उनको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करो। 15 दिन, एक हफ्ता अप्लाई करके देखो, अगर काम नहीं कर रहा तो गालियाँ देके छोड़ जाना, लेकिन एटलीस्ट अप्लाई करो। एंड आई डोंट थिंक कि गालियाँ देने वाला पॉइंट्स मैंने बताया है, हर एक टॉपिक में मैंने ट्राई किया है, तुम लोगों का जितने भी कमेंट्स फिजिक्स के रिलेटेड आए मैंने उनको सॉल्व किया है। तो बहुत गर्मी है, सच बता रही हूँ। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज मयूरी शर्मा, ये नाम याद रखना, आगे ज़रूर काम आएगा।